कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम हिबिकी है, जो एक सुनसान घाटी के बीच अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। उसके पीछे एक अजीब सा सींग वाला खरगोश पड़ा हुआ है। हिबिकी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि वो इस मुसीबत में कैसे फंसा या वो चीज क्या है जो उसका पीछा कर रही है। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अचानक था। वो मन ही मन सोचता है कि ये किस तरीके का जीव है। तभी उसे एक हल्की और कोमल लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उस क्रीचर को देखते ही बताती है कि ये एक लेवल 1 का हॉर्न रैबिट है। हिबिकी को नहीं पता ये आवाज किसकी है, पर डर के मारे वो उससे इल्तिजा करता है कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए। तभी वो खरगोश एक लंबी छलांग लगाकर हिबिकी पर हमला करता है, मगर हिबिकी सही वक्त पर खुद को बचाते हुए साइड में हट जाता है और गलती से उस खरगोश के ऊपर ही जा गिरता है, जिससे दबकर वो खिलाड़ी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ घने जंगल के बीच एक एल्फ लड़की पेड़ों से होते हुए अपना रास्ता बना रही है। एक अनजान मर्दाना आवाज उसे गाइड कर रही है और उसे लगातार पूरब की तरफ बढ़ते रहने को कहती है, क्योंकि वहां उसका कोई बहुत ही कीमती इंतजार कर रहा है। वहीं हिबिकी अब राहत की सांस लेता है कि वो उस खतरे से बच गया, मगर उसके दिमाग में अभी भी सवालों का बवंडर है कि वो कहाँ है और वो आवाज किसकी है। सिग्नल भी नहीं है, अब मैं किसी को मदद के लिए कैसे बुलाऊंगा। वो खुद को पागल होने से बचाने के लिए ये मान लेता है कि शायद वो आवाज सिर्फ उसके दिमाग का वहम थी। उसे थोड़ी भूख लगने लगती है और वो उस मरे हुए खरगोश को खाने के बारे में सोचता है, पर अगले ही पल डर जाता है कि पता नहीं ये खाने लायक है भी या नहीं। तभी वो आवाज फिर से गूंजती है और बताती है कि ये हॉर्न रैबिट दरअसल एक बेहद स्वादिष्ट डेलीवेसी है जिसे स्ट्रू में डालकर खाया जाता है। हिबिकी को थोड़ा घिन तो आता है, पर वो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। ठीक है, इसे साथ ले लेते हैं, पर तुम सिर्फ तभी बोलती हो जब मैं कुछ पूछता हूँ, है ना। हिबिकी को महसूस होता है कि यह आवाज तभी एक्टिव होती है जब वो सवाल पूछता है, इसलिए वो अपने बैकपैक के बारे में पूछकर इसे टेस्ट करता है। आवाज बताती है कि यह बैग ऐसे मटेरियल से बना है जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। हिबिकी लगातार अलग अलग चीजों के बारे में पूछता रहता है और वो आवाज हर बार बिल्कुल सटीक और साफ जानकारी देती है। ये देखकर हिबिकी हैरान होता है और पूछता है कि क्या वो उससे भी स्कैन कर सकती है। तभी उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन आ जाती है जिसमें उसके सारे स्टैट्स दिखाई देते हैं। उसका नाम और उम्र तो सही थी, पर उसकी जॉब की जगह प्रेजर प्रोविजनल लिखा देखकर वो चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि वो तो बस एक मामूली हाई स्कूल स्टूडेंट था। ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन। मैं आपका स्टेटस सपोर्ट हूं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ऑथराइज नहीं हूं। हिबिकी को ये बात थोड़ी नाइंसाफी लगती है, पर स्क्रीन पर ढेर सारी नई स्किल्स देखकर उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। वो एक्सपर्ट स्किल यूज करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता, तो वो सोचता है कि ट्यूटोरियल शुरू करना ही बेहतर रहेगा। तभी वो आवाज कहती है कि ट्यूटोरियल तो पहले से ही चल रहा है, जिसे सुनकर हिबिकी का दिमाग चकरा जाता है। वो आगे बढ़ता है और वर्ल्ड मैप स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे एक बड़ा सा नक्शा सामने आ जाता है, पर ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि ये मैप नहीं बल्कि सिर्फ वही रास्ता दिखा रहा है जहां वो अब तक चला था। उसे एहसास होता है कि वो तब से गोल गोल एक ही जगह घूम रहा था, मतलब मैं तब से बेवकूफों की तरह एक ही जगह चक्कर काट रहा था। रास्ता साफ होने के बाद वो मैप की मदद से आगे बढ़ता है। सूरज ढलते तक उसे नीचे एक सड़क दिखाई देती है, पर जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा पत्थर वाली सड़क पर मुंह के बल गिरता है। तभी वो आवाज अनाउंस करती है कि उसे कास्टअवे इन एन इज़ाकाई का टाइटल मिला है। हिबिकी हैरान होता है, पर तभी उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर आ खड़ा होता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि अब सब खत्म है, मगर अचानक कहीं से एक जादुई तीर आता है और उस मॉन्स्टर को एक ही बार में ढेर कर देता है। हिबिकी शॉक रह जाता है जब वो देखता है कि एक चट्टान पर एक एल्फ लड़की खड़ी है जिसने उसे बचाया है। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम ठीक तो हो, पर तुम इस मेज ईटर गैसलैंड में क्या कर रहे थे। हिबिकी उसे बताता है कि वो यहाँ अचानक कहीं से प्रकट हुआ, जिसे सुनकर वो लड़की हैरान रह जाती है। इस बीच वो आवाज उस लड़की को स्कैन करती है और हिबिकी को पता चलता है कि वो सच में एक असली एल्फ है जिसका नाम अमीलिया है। पर सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि अमीलिया की उम्र 56 साल है। अमीलिया समझाती है कि ये मैदान दरअसल एक मॉन्स्टर है जो शिकार के थकने का इंतजार करता है, फिर उसे निगल लेता है। हिबिकी की हालत खराब हो जाती है ये सोचकर कि वो मरते मरते बचा है। तभी अमीलिया उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि हिबिकी से 10 साल का बच्चा है। एक छोटे बच्चे के हिसाब से तुमने काफी हिम्मत दिखाई। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं 16 साल का हूँ। क्या 16 साल? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी उम्र का कोई इतने छोटे शरीर में भी हो सकता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो दोनों वहीं अपना कैंप लगाते हैं, जहाँ हिबिकी को पता चलता है कि इस दुनिया में 15 साल की उम्र होते ही किसी को भी बालिग मान लिया जाता है। डिनर में वही हॉर्न रैबिट खाने के बाद हिबिकी अमीलिया से पूछता है कि वो लोग इस वक्त आखिर हैं कहाँ। ये सवाल सुनते ही अमीलिया के मुंह की चाय सीधा हिबिकी के चेहरे पर निकल जाती है। वो माफी मांगते हुए उसका चेहरा साफ करती है और बताती है कि ये हब्राइया का साम्राज्य है। हिबिकी कहता है कि उसे ये इसलिए नहीं पता क्योंकि वो जापान से आया है, पर अमीलिया ने कभी इस जगह का नाम तक नहीं सुना था, जिससे हिबिकी को यकीन हो जाता है कि ये सच में कोई दूसरी ही दुनिया है। अमीलिया को लगता है कि शायद वो अपने घर से दूर अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए वो उसे तसल्ली देती है कि कल वो उसे शहर ले जाएगी। शुक्रिया अमीलिया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। रात को जब हिबिकी सो रहा होता है, अमीलिया उसे देखते हुए सोचती है कि शायद ये लड़का ही वो कीमती चीज है जिसके बारे में उस स्पिरिट ने उसे बताया था। जल्दी उसे भी नींद आ जाती है। हिबिकी सपने में अपनी पुरानी जिंदगी देख रहा है, जहां वो अपने 3 सबसे खास दोस्तों अमाइन, कायो युको और टीकी के साथ उस डाइनर में है जहां अमाइन काम करता है।
ये तीनों उसके लिए बहुत मायने रखते थे। भले वो उसका कद छोटा होने पर उसका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। फिर सपना बदलकर उस पल पर पहुंचता है जब वो उस दुनिया में आया। गर्मियों की छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। वो क्लास में जा ही रहा था कि अचानक एक तेज रोशनी उससे टकराई और अगले ही पल वो यहाँ था। सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं वो लोग कहाँ होंगे। जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे हरे रंग की कुछ चमकती हुई आकृतियां फ्लोटिंग दिखती हैं। वो आवाज उसे बताती है कि ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो अमीलिया ने उनकी हिफाजत के लिए लगाया है। हिबिकी अब ये मान लेता है कि मैजिक सच में होता है। वो अपने अप्रेजर प्रोविजनल जॉब के बारे में पूछता है तो आवाज बताती है कि ये उसे भगवान ने दिया है और इसका रैरिटी रैंक बी है। इससे वो किसी के भी स्किल्स और ट्रेड्स को पहचान सकता है, लेकिन इसमें लड़ने की कोई काबिलियत नहीं है, इसीलिए इसे नॉन कॉम्बैट जॉब कहा गया है। अगली सुबह अमीलिया और हिबिकी लेल नाम के सबसे करीब शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अमीलिया बताती है कि वहां पहुंचने में 1.5 दिन लगेगा। रास्ते में मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं पर डरना मत, जब तक मैं हूं तुम सुरक्षित हो। अमीलिया हैरान हो जाती है जब हिबिकी उन मॉन्स्टर्स को पहले ही महसूस कर लेता है। हिबिकी बताता है कि ये उसकी वर्ल्ड मैप स्किल की वजह से है। ये सुनकर अमीलिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वर्ल्ड मैप एक AAA रैंक की बेहद रेयर स्किल है। लेकिन जब हिबिकी अपने अप्रेजर प्रोविजनल जॉब का जिक्र करता है तो अमीलिया इसे एक मजाक की तरह लेती है और बिल्कुल इंप्रेस नहीं होती। हिबिकी को समझ नहीं आता कि मैप इतना बड़ा डील क्यों है, जबकि वो सिर्फ रास्ता और मॉन्स्टर्स ही तो दिखाता है। अमीलिया दंग रह जाती है कि हिबिकी को इसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। तभी मैप में क्रिस्टल हॉर्न रैबिट का सिग्नल मिलता है। 200 गोल्ड कॉइन्स की कीमत सुनते ही अमीलिया की आंखों में चमक आ जाती है। चलो हिबिकी, जल्दी से मुझे उसकी तरफ लेके चलो, उसे हाथ से नहीं जाने देना। वो दोनों दूर से उस रैबिट का पीछा करते हैं और अमीलिया मैजिक से उनकी आहट और खुशबू को छुपा देती है। ये देखकर हिबिकी दंग रह जाता है। अमीलिया कहती है कि असली कमाल तो हिबिकी का है और कोई भी एडवेंचरर्स की टीम उसे अपने साथ रखना चाहेगी क्योंकि वो पीछे रह के सपोर्ट दे सकता है। अमीलिया मनी मन उसके साथ पार्टी मनाना चाहती है पर वो डेस्परेट नहीं दिखना चाहती, इसलिए वो सोचती है कि वो अपनी तीरंदाजी का जलवा दिखाकर हिबिकी को इम्प्रेस करेगी। जब वो अपना धनुष उठाती है तो हिबिकी देखता है कि वहाँ कोई तीर नहीं है। अमीलिया समझाती है कि वो एक स्पिरिट आर्चर है जो हवा से तीर बना सकती है। वो एक तीर छोड़ती है पर वो रैबिट आखिरी पल में बच निकलता है। नहीं, उसके पास एस्केप स्किल है, अब उसे पकड़ना नामुमकिन है। एक रास्ता है, जब वो अटैक करेगा तब वो स्किल यूज नहीं कर पाएगा। मैं उसे अपनी तरफ खींचूंगा। अमीलिया को यह प्लान थोड़ा रिस्की लगता है पर हिबिकी बताता है कि अप्रेजल से उसे पता चला है कि वो रैबिट ज्यादा समझदार नहीं है। हिबिकी पत्थर की दीवारें खड़ी कर देता है जिससे रैबिट का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो सीधा हिबिकी पे झपट्टा मारता है। सही मौके पर अमीलिया अपना निशाना लगाती है और उसे एक बार में ढेर कर देती है। अमीलिया हैरान है कि ये काम कर गया, भले ही उसका मतलब ये था कि रैबिट हिबिकी को बिल्कुल कमजोर समझ रहा था। तभी वो आवाज हिबिकी को बताती है कि उसके स्किल्स लेवल अप हो गए हैं। अमीलिया समझाती है कि भले ही उसने मारा हो पर हिबिकी ने पूरे वक्त अप्रेजल यूज किया और खुद को खतरे में डाला, इसीलिए वो इस लेवल अप का हकदार है। वहीं ऊपर स्वर्ग में वो भगवान जिसने हिबिकी को यहाँ भेजा है वो उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश है पर खुद को याद दिलाता है कि ये तो बस ट्यूटोरियल है और हिबिकी का सफर अभी बहुत लंबा है। सीन बदलता है एक एडवेंचर गिल्ड में जहाँ पर आइफल नाम की एक लड़की अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करती है। जब रिसेप्शनिस्ट उसे जॉब बोर्ड की तरफ इशारा करती है तो आइफल कहती है कि उसके पास पहले से ही अपना एक मकसद है। एक लंबे सफर के बाद हिबिकी और अमीलिया आखिरकार आरवेल शहर पहुंच जाते हैं। शहर में कदम रखते ही हिबिकी वहां की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और बड़े ही हैरत से अपने आसपास की चीजों को निहारने लगता है। हिबिकी को ऐसे खोया हुआ देखकर अमीलिया तुरंत उस पर एक क्लोक डाल देती है ताकि वो लोगों की नजरों में ना आए। साथ ही वो उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि हॉर्न बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वो नए कपड़े और ढंग के कॉम्बैट इक्विपमेंट्स खरीद पाएंगे। वैसे एक गोल्ड कॉइन की असली कीमत क्या होती है? जब अमीलिया उसे गोल्ड कॉइन की वैल्यू बताती है तो हिबिकी के होश उड़ जाते हैं। असिस्टेंट उसे बताता है कि एक गोल्ड कॉइन तकरीबन 10,000 येन के बराबर है। तब जाकर हिबिकी को समझ आता है कि अमीलिया पहले इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही थी। तभी अमीलिया उसके चेहरे को टच करती है और उसे वार्न करती है कि वो ऐसी बातें ना करे जिससे उसकी ना समझनी बाहर आए। तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि गलत लोग तुम्हारी इस मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं। हिबिकी को एहसास होता है कि अमीलिया को वाकई ऐसे हालात का काफी तजुर्बा है। इसके बाद दोनों सीधा एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ निकल पड़ते हैं। गिल्ड के अंदर जाते ही सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। कुछ एडवेंचरर्स ये देखकर हैरान होते हैं कि अमीलिया ने किसी के साथ पार्टी बनाई है, पर वो हिबिकी को उसकी कम उम्र की वजह से हल्का समझने लगते हैं। अमीलिया तुरंत हिबिकी का पक्ष लेती है और साफ कह देती है कि भले ही वो छोटा दिखता हो पर वो एक अडल्ट है। तो क्या ये लड़का कोई नया बिगनर है? हाँ, ये भी शुरुआत कर रहा है। वो ग्रुप उन्हें गुड लक कहकर वहां से निकल जाता है। अमीलिया बताती है कि वो लोग शहर के मशहूर सिल्वर ग्रुप के मेंबर्स हैं। बिना वक्त जाया किए अमीलिया हिबिकी को रिसेप्शन पर ले जाती है जहां उन्हें ज्वेल मिलती है। अमीलिया सीधा एक प्राइवेट रूम की मांग करती है ताकि वो आइटम की डील कर सके। उसकी बातों से साफ छल लग रहा था कि वो इस डील को लेकर काफी एक्साइटेड है। सीन शिफ्ट होता है एक ऑफिस में जहां उनकी मुलाकात एक बेहद ताकतवर और मस्कुलर इंसान से होती है जो गिल्ड का मास्टर बैल्स डियर है। क्या मैं आपके मसल्स को टच कर सकता हूँ? मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं मेरी बॉडी ऐसी बनती नहीं। हा हा हा, क्यों नहीं? देखो, मेरा ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करोगे तो तुम भी ऐसे ही बंदोगे।
थोड़ी देर बाद जुएल फॉर्मल तरीके से अपना इंट्रोड्यूस देती है और बताती है कि वो गिल्ड की असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर भी है। वो उनसे पूछती है कि वो क्या बेचना चाहते हैं। जैसे ही अमीलिया वो हॉर्न दिखाती है, बैल्स उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने सालों पहले देखे गए स्पेसिमेन से भी ये पढ़ा था। वो उसके लिए 400 गोल्ड कॉइन्स ऑफर करता है। 400 गोल्ड कॉइन्स, ये तो बहुत बड़ी रकम है। नहीं, मुझे इसके लिए पूरे 800 गोल्ड कॉइन्स चाहिए। दोनों के बीच में काफी देर तक मोलभाव चलता रहता है। बैल्स मना करने की कोशिश करता है, पर एमिलिया धमकी देती है कि अगर सही कीमत नहीं मिली तो वो इसे कहीं और बेच देगी। काफी बहस के बाद बात 700 गोल्ड कॉइन्स पर तय होती है। जुएल बीच में बोलती है कि ये उनके बजट से बाहर है और बाकी के पैसे बैल्स की सैलरी से कटेंगे। फिर भी एमिलिया इस डील से काफी खुश होती है और धीरे से सेलिब्रेट करती है। इसके बाद वो ट्रांजैक्शन खत्म करने जुएल के साथ चली जाती है और हिबी की लॉबी में इंतजार करने लगता है। हिबिकी, अब तुम अपनी ट्यूटोरियल एबिलिटी को इवॉल्व कर सकते हो। ट्यूटोरियल एबिलिटी, इसका मतलब क्या है? सिस्टम समझाता है कि एक स्पेशल एबिलिटी है जो उन लोगों को मिलती है जिनके बचने के चांसेस कम होते हैं, ताकि उन्हें डिवाइन हेल्प मिल सके। हिबिकी को समझ नहीं आता है कि उसकी तारीफ है ये बुराई, पर वो खुश होता है कि उसे ऐसी मदद मिल रही है। तभी उसे एक अनजान आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारा सपोर्टर हूँ, पर मैं हमेशा साथ नहीं रहूंगा। जैसे ही तुम्हारा ट्यूटोरियल लेवल बढ़ेगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में एमिलिया वहाँ वापस आती है और एक ऐसी खबर देती है जो हिबिकी को हैरान कर देती है। उसे एक मिशन मिला है जिसके लिए उसे अपने पुराने शहर जाना होगा और वो हिबिकी को अपने साथ नहीं ले जा सकती। वो बताती है कि उसने जुएल से उसकी देखभाल करने को कह दिया है और वो उसी इन यानी कि सराय में रुक सकता है जहाँ अमीलिया रुकती थी। साथ ही वो उसे तानिया से मिलने की सलाह देती है। हिबिकी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो फैसला करता है कि अब उसे आगे का सफर अकेले ही तय करना होगा। हिबिकी को जब पता चलता है कि यहाँ नॉन कॉम्बैटेंट्स जो लड़ाई नहीं करते उनके लिए भी मिशंस अवेलेबल हैं, तो वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। हिबिकी को इस बात का भी एहसास है कि अमीलिया ने अब तक उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो अब उस पर बोझ नहीं बनना चाहता। जब उनके अलग होने का वक्त आता है तो अमीलिया उसे बताती है कि वो उसी इन सराय में रुक सकता है जहाँ वो रुकती थी और उसके हाथ में एक नक्शा थमा लेती है। अमीलिया, ये क्लोक वापस ले लो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। नहीं, इसे अपने पास ही रखो। इसे मेरी तरफ से एक पार्टिंग गिफ्ट समझो। पर मुझे लगता है तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे शर्ट का बटन टूट गया है। ये सुनते ही अमीलिया शर्म से लाल हो जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। भागते वक्त वो सीधा आइवल से टकराती है और उससे माफी मांगती है। पास ही खड़ा एक नाइट पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, तो अमीलिया बताती है कि उसे तुरंत अपने घर वापस जाना है। अमीलिया आइवल को उठने में मदद करती है और आइवल पूछती है कि क्या उसका गांव एल्वन कंट्री किंगडम ऑफ फेयर है। अमीलिया के हाँ कहते ही आइवल हैरान रह जाती है क्योंकि वो भी वहीं जा रही थी। दूसरी तरफ अमीलिया के जाने के बाद हिबिकी अपना ज्यादा वक्त सोने में निकाल देता है। वो अपना फोन उठाता है पर उसकी बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उसे अब तक अपनी पुरानी दुनिया में लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला था और पिछली बात के बाद से भगवान ने भी उससे कोई बात नहीं की थी। हिबिकी सोचने लगता है कि आखिर उसे इस दुनिया में लाया ही क्यों गया है। तभी इनकी मालकिन टानिया उसके कमरे में आती है। हिबिकी, तुम ठीक तो हो ना? तुम ना ब्रेकफास्ट पे आए ना लंच पे, मैं काफी फिक्र कर रही थी। मैं ठीक हूँ टानिया, बस थोड़ा थक गया था। टानिया उसे बताती है कि डिनर तैयार होने वाला है और हिबिकी नीचे आने का वादा करता है। उसके जाने के बाद हिबिकी पर दबाव बढ़ने लगता है क्योंकि उसके पास सिर्फ हॉर्न बेचने वाले पैसे बचे थे, जिसका मतलब ये था कि उसे जल्द ही काम ढूंढना होगा। वो अपना स्टेटस चेक करता है पर नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे, इसीलिए सिस्टम उसे अकेले लड़ने से मना करता है। पर सिस्टम बताती है कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट और मेडिकल जैसी स्किल्स हैं। हिबिकी को मेडिकल बुक दिलचस्प लगती है। सिस्टम समझाता है कि वो सिर्फ पढ़कर सारा ज्ञान हासिल कर सकता है, पर शर्त यह है कि उसे हर एक पेज पढ़ना होगा और एक बार शुरू किया तो वो बीच में नहीं रुक सकता। हिबिकी शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाता है पर फिर राजी हो जाता है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करता है, मेडिकल ज्ञान का एक सैलाब उसके दिमाग में भरने लगता है जो उसे पूरी तरह हैरान कर देता है। वहीं दूसरी तरफ आइवल और अमीलिया एल्वन कंट्री की तरफ बढ़ रही होती हैं। अमीलिया बार बार हिबिकी के बारे में ही सोच रही थी और फिक्र कर रही थी। आइवल को लगता है कि शायद अमीलिया उससे प्यार करने लगी है, पर अमीलिया तुरंत मना कर देती है। क्या बोल रही हो? मैं भी तो उससे मिली हूँ और वो मुझसे 40 साल छोटा है। तभी आगे से एक मेड अमीलिया को पुकारती है। अमीलिया उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेती है और बताती है कि ये उनकी चीफ मेड स्टालिया है। आइवल एक्साइटेड होकर अमीलिया से पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसे सुनकर अमीलिया खुश हो जाती है क्योंकि ये उसकी पहली पार्टी रिक्वेस्ट थी। पर स्टालिया का चेहरा उतरा हुआ था। कुछ दिन बाद हिबिकी आखिरकार मेडिकल बुक का सारा ज्ञान जज्ब कर लेता है। वो काफी थका हुआ था पर उसे शॉपिंग पर जाना था, इसलिए वो एक आर्मरी से आर्मर खरीदता है। ज्ञान हासिल करना इतना मुश्किल होगा मैंने सोचा नहीं था। हर एक स्किल को सीखने का अलग तरीका है और सिस्टम सांपों के बिना मेकअप का भटक गया होता। हिबिकी ने अपने स्टेटस सपोर्ट का नाम अब सांपो रख दिया था क्योंकि ये बोलने में आसान था। जब वो काम ढूंढने गिल्ड पहुंचता है तो वहाँ एक जख्मी एडवेंचरर को लाया जाता है। हिबिकी देखता है कि ये वही शख्स है जिससे वो कुछ दिन पहले मिला था। उसका साथी चीख रहा था कि उसे सिल्वर रूबी वुल्फ ने जख्मी किया है और सिर्फ डिलियाडी खून रोक सकता है, पर वो दोनों गिर जाते हैं और जख्मी आदमी के टांग से दोबारा खून बहने लगता है। जुमल बताती है कि डिलियट शहर में नहीं है, मुझे देखने दो, मेरे पास मेडिकल स्किल है। सब हैरान होते हैं पर हिबिकी आगे बढ़ता है। सांपो चेक करके बताती है कि मरीज के पास सिर्फ 5 मिनट है। उसे डीरेन जहर चढ़ा है और उसने अपने 2 अंग गंवा दिए हैं, जिसका इलाज सिर्फ हाइपरक्योर
और परफेक्ट हील से हो सकता है। हिबिकी को लगता है कि आसान होगा, पर एक बड़ी मुसीबत सामने आती है। इलाज के लिए 650 मैना पॉइंट्स चाहिए, जबकि हिबिकी के पास सिर्फ 56 थे। हिबिकी समझ जाता है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, अगर मैना ही नहीं है तो वो उसकी जान कैसे बचाएगा। अब वो किसी हल की तलाश में गहरा सोचने लगता है। जब हिबिकी माना की कमी की वजह से परेशान होता है, तभी सपो उसे एक रास्ता दिखाती है। वो सजेस्ट करती है कि हिबिकी अपनी कॉन्ट्रैक्ट स्किल का इस्तेमाल करे, जिसके जरिए वहां मौजूद लोग एक अग्रीमेंट में शामिल होकर अपने माना पॉइंट्स सीधा हिबिकी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बिना एक पल गवाए वहां खड़े सभी लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो जाते हैं और अपना माना हिबिकी की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हिबिकी के पास काफी माना जमा होता है, वो सबसे पहले हाइपर क्योर का इस्तेमाल करता है ताकि उस आदमी के शरीर से जहर पूरी तरह बाहर निकल जाए। इसके तुरंत बाद वो परफेक्ट हील करता है, जिससे एक चमकती हुई नीली रोशनी की किरण निकलने लगती है। जब ये सब खत्म होता है तो वो एडवेंचरर वहां लेटा होता है और उसके दोनों कटे हुए अंग पूरी तरह वापस आ चुके होते हैं। हिबिकी को सुकून मिलता है कि उसने ये कर दिखाया, पर थकान की वजह से वो वहीं ढेर हो जाता है। हिबिकी, ये तुम्हारी कैसी बेवकूफ़ी है। इस तरह दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालना, वो भी तब जब कोई फायदा या मकसद ना हो, ये ठीक नहीं है। अपने सपने में वो अपनी पुरानी दोस्त अमीन को देखता है, जो उसे समझा रही होती है कि हमेशा कोई उसे बचाने नहीं आएगा, इसीलिए उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। हिबिकी अचानक झटके से नींद से जागता है और सबो उसे अनाउंस करके बताती है कि उसके लेवल्स और स्किल्स कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तभी जोएल उसके पास आती है और उस जख्मी आदमी की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। साथ ही ये राज खुलती है कि वो आदमी जेड उसका छोटा भाई है। जेड तुम्हारा भाई है? पर वो तो एक इंसान है और तुम। हमारी माँ अलग अलग हैं, बस इतनी सी बात है। मगर तुम मेरा शुक्रिया इनकार मत करो हिबिकी। नहीं जुएल, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। अगर वहाँ मौजूद लोगों ने मुझे अपना माना ना दिया होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जुएल मानती है कि सबने मदद की, पर वो ये भी साफ कर देती है कि अगर हिबिकी वहाँ ना होता तो जेड की मौत पक्की थी। इसके बाद जुएल बताती है कि उसने इस पूरी घटना पर गैग ऑर्डर यानी कि खामोशी का हुक्म लगा दिया है, क्योंकि एक साथ हाइपर क्योर और परफेक्ट हील का इस्तेमाल करना ऐसी बात है जो पहले कभी सुनी नहीं गई। अगर ये खबर बाहर फैली तो लोग अपने माली फायदे के लिए हिबिकी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। मेरा मशवरा है कि तुम किसी पार्टी के साथ जुड़ जाओ। फ्रेंडली कॉम्बैटेंट्स के बीच रहना तुम्हारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा। हिबिकी इस बारे में सोचता है, पर वो पूरी तरह राजी नहीं होता। उसे लगता है कि वो इस शहर में कब तक है ये तय नहीं, और वो अपनी वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं डालना चाहता। उसे ये भी शक था कि एक नॉन कॉम्बैटेंट होने के नाते कोई पार्टी उसे क्यों रखेगी। तभी जोएल उसे एक और रास्ता दिखाती है और कहती है कि वो चाहे तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हायर कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है एक जेल की सेल की तरफ, जहाँ एक वुल्फ मैन, एक भेड़िया इंसान, एक छोटी बच्ची के पास बैठा है। उसके इरादे खतरनाक लग रहे हैं और वो ऐलान करता है कि अगर किसी ने भी उस बच्ची पर हाथ उठाने की जरूरत की तो वो उसे चीर फाड़ कर रख देगा। बॉडीगार्ड हायर करने वाली जगह पर पहुंचते ही वहां का मैनेजर हिबिकी को देखकर अपनी हैरानी नहीं छुपा पाता। उसे हिबिकी से एक अजीब और अनोखी खुशबू आ रही थी। इससे दिलचस्पी जगती है और वो हिबिकी से पूछ बैठता है कि वो क्या इस्तेमाल कर रहा है। हिबिकी को सवाल का मकसद समझ नहीं आता और वो सादगी से जवाब देता है, मैंने तो बस एक नॉर्मल बात लिया है जैसे मैं रोज लेता हूँ, इसमें ऐसी क्या बात है। हिबिकी के जवाब के बावजूद उस आदमी का रिएक्शन बता रहा था कि ये खुशबू ऐसी नहीं थी जो आम लोगों से आए। इसके बाद हिबिकी वहां मौजूद बॉडीगार्ड्स के ग्रुप को ध्यान से देखता है और तुरंत एक फैसला लेता है। भले ही वो दिखने में ताकतवर लग रहे थे, पर हिबिकी को एहसास होता है कि उनकी वाइटैलिटी बहुत कम है, जो किसी असली खतरे में बड़ी मुसीबत बन सकती है। हिबिकी सबको रिजेक्ट करने का फैसला करता है। इन लोगों पर भरोसा करने से बेहतर है कि मैं अपनी मेडिकल बुक की एबिलिटीज जैसे परफेक्ट क्योर और हाइपर क्योर पर भरोसा करूं। कम से कम ये क्रिटिकल मोमेंट्स में साथ तो देंगी। मैनेजर अब भी हिबिकी में काफी इंटरेस्ट ले रहा था और उसे और ऑप्शंस दिखाने की पेशकश करता है। वो समझना चाहता था कि ये लड़का आखिर ढूंढ क्या रहा है, खासकर उस अनोखी महक की वजह से जो उसे हिबिकी से आ रही थी। हिबिकी को शक होता है और वो सीधा सवाल करता है कि क्या ये उस मैनेजर की कोई खास एबिलिटी है। अपना स्टेटस चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो सही था। मैनेजर के पास एक ऐसी काबिलियत थी जिससे वो उन लोगों को सूंघकर पहचान सकता था जिनके पास भविष्य में अमीर बनने का बहुत बड़ा पोटेंशियल हो। तभी मैनेजर हिबिकी को दूसरे एरिया में जाने से रोकने की कोशिश करता है। वो बताती है कि वहाँ वो लोग हैं जिन्हें लड़ाई या आम कामों के लिए नालायक यानी अनफिट माना गया है। कई लोग ऐसे हैं जो अपने गांव या शहर वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनसे कोई गलती या नाकामी हुई है और अब उनके पास जीने के ज्यादा रास्ते नहीं बचे। पर हिबिकी वहीं जाने की जिद करता है। हिबिकी का ये रवैया देखकर मैनेजर को और पक्का यकीन हो जाता है कि इस लड़के का भविष्य मामूली नहीं है। उस अलग थलग एरिया में पहुंचते ही हिबिकी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसे दंग कर देती है। एक भेड़िया
जो पिंजरे में कैद था। हिबिकी हैरानी से इसका कारण पूछता है। मैनेजर बताता है कि उस भेड़िए ने एक लड़की की हिफाजत करते वक्त अपना आपा यानी कंट्रोल खो दिया था। भले ही वो एक गलतफहमी थी, पर वहां के नियम तोड़ने की वजह से उसे कैद में कर लिया गया। रही बात उस लड़की की, तो उसके पास कमाल का मैजिकल टैलेंट है, पर वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मुझे इन दोनों का स्टेटस चेक करना होगा। जब हिबिकी उनका स्टेटस देखता है तो कुछ अजीब होता है। जानकारी अधूरी यानी इनकम्प्लीट थी। ये देखकर हिबिकी अपनी सबसे रेयर एबिलिटीज में से एक द आईज ऑफ द सेज को एक्टिवेट करता है। इस पावर के साथ वो आम नजरों से परे देख पाता है और उससे पता चलता है कि वो भेड़िया और वो लड़की दोनों ही अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं, जो कि दिखने वाली ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब वो दोनों के एमपी यानी मैजिक पॉइंट्स की भारी मात्रा देखता है तो वो सोच में पड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि ये शायद ऐसे लोग हैं जिनमें हीरो और सेज दोनों की खूबियां एक साथ हैं। ऐसी सिचुएशन देखना बहुत रेयर था, जिस वजह से हिबिकी की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। कुछ पल सोचने के बाद वो अपना अंतिम फैसला सुनाता है। वो उन दोनों को ही अपने साथ ले जाना चाहता है। मैनेजर इतना हैरान होता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि ये चॉइस किसी ने सोची भी नहीं थी। जब हिबिकी उन दोनों को एक कोने में ले जाता है तो वो भेड़िया तुरंत हिबिकी के इरादों पर सवाल करता है। हिबिकी बिल्कुल शांत रहकर जवाब देता है कि वो लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो उस भेड़िए की मदद करना चाहता है। तुम आखिर मेरे साथ करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे लिलियन की मदद चाहिए होगी। हिबिकी सीधा लिलियन से पूछता है कि क्या वो मदद करेगी, और वो बिना झिझक मान जाती है। भले ही भेड़िया अब भी शक कर रहा था, पर लिलियन उसे समझाती है कि वो हिबिकी पर भरोसा करे। उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने हमेशा लिलियन की हिफाजत की है और अब लिलियन का फर्ज है कि वो उसका कर्ज उतारे। हिबिकी समझाता है कि भेड़िए, जिसका नाम क्लॉड है, उसके पूरे इलाज के लिए बहुत सारी मैजिकल एनर्जी चाहिए होगी। इसके लिए वो लिलियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का सुझाव देता है ताकि वो अपनी शक्तियां शेयर कर सके। लिलियन राजी हो जाती है और दोनों की मिलीजुली ताकत से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हिबिकी तुरंत अपनी परफेक्ट क्योर एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। देखते ही देखते क्लॉड की हालत पूरी तरह सुधरने लगती है, जो तब तक सबको नामुमकिन लग रहा था। ये रिकवरी इतनी कमाल की थी कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। इसके बाद हिबिकी अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देता है और खुद की हालत चेक करता है। भले ही वो कमजोर था, पर उसका शरीर सुधर रहा था। तभी उसकी नजर एक खतरनाक चीज पर पड़ती है, एक कर्स यानी श्राप जो अभी एक्टिव था। मैं वो चीजें देख सकता हूँ जो आम लोग नहीं देख सकते। एक कर्स अब भी क्लॉड को जकड़े हुए है। हिबिकी बिना वक्त गवाए अपनी रेस्क्यू टेक्निक एक्टिवेट करता है ताकि बचा हुआ कर्स तोड़ सके। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, क्योंकि क्लॉड ऐसे गिरता है जैसे उसकी जान निकल गई हो। वहां का माहौल एकदम टेंस हो जाता है, पर थोड़ी ही देर में क्लॉड वापस होश में आ जाता है। कर्स पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ था, पर उसका एक बड़ा हिस्सा हट गया था, जिससे क्लॉड की ताकत और होश वापस आ गए थे। तुमने मेरे लिए जो किया है, मैं उसके लिए हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। आज से मेरी वफादारी सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसी पल सिस्टम दोनों को इस रिश्ते को एक पक्के कॉन्ट्रैक्ट में बदलने का सुझाव देता है। जैसे ही दोनों राजी होते हैं, एक स्पिरिचुअल निशान प्रकट होता है जो उनके बंधन को हमेशा के लिए सील कर देता है। अब से क्लॉड सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि ऑफिशियली हिबिकी के अंडर आ चुका था। सब कुछ ठीक होने के बाद वो अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें एक हॉट स्प्रिंग मिलता है और वो थोड़ा ब्रेक लेने का सोचते हैं। मन में सोचता है, जगह तो अच्छी है, पर मैं इतनी जल्दी किसी अनजान के सामने अपनी हिफाजत कम नहीं कर सकता। हिबिकी थोड़ी देर दिलचस्पी दिखाता है, पर फिर पीछे हट जाता है। सफर के दौरान हिबिकी अपनी एक बड़ी कमजोरी के बारे में बताता है। वो अकेला कोई बड़ा मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता और अपनी पूरी ताकत के लिए उसे दूसरों की मैजिकल एनर्जी पर डिपेंड रहना पड़ता है। इस मुश्किल को हल करने के लिए वो रिसोर्स शेयरिंग पर फोकस्ड एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने का फैसला करता है। इस बीच क्लॉड हिबिकी के बर्ताव में कुछ अजीब नोटिस करता है। ऐसा लग रहा था जैसे हिबिकी किसी इनविजिबल शख्स से बात कर रहा हो। मास्टर, क्या आप किसी से बात कर रहे हैं जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो मुझे गाइड करती है। ये एक तरह का ट्यूटोरियल है जो मुझे मेरी ताकत और इस दुनिया को समझने में मदद करता है। ये सुनकर क्लॉड एक हैरत अंगेज नतीजे पर पहुंचता है। हिबिकी किसी और दुनिया से आया है, मगर इस सच को जानकर भी क्लॉड के दिमाग में कोई डर या विरोध नहीं आता। उसके लिए हिबिकी कहां से आया है ये मायने नहीं रखता, बल्कि हिबिकी के काम और उसके फैसले मायने रखते हैं। क्लॉड ने अब तक जो कुछ भी देखा था, उसके बाद वो हिबिकी पर पूरा भरोसा करने का फैसला कर लेता है। बातचीत आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इस दुनिया में कई देवता हैं और हिबिकी की शक्ति सबसे ऊंची एंटिटी से आई है। मगर कहानी इतनी सरल नहीं थी। लिलियन का केस इसका सबसे बड़ा मिसाल था। उसके पास एक बेहद खतरनाक एबिलिटी थी जो उसे खुद ही तबाह कर सकती थी, और इसी वजह से उसके परिवार ने उसे ठुकरा दिया था। हिबिकी इस मामले की गंभीरता को समझ ही रहा होता है, तभी एक डीमन गॉड प्रकट होता है। वो राज खोलता है कि लिलियन की ताकत मुख्य देवता से नहीं, बल्कि उसके प्रभाव से आई है। तो मैं इस ताकत को कंट्रोल करने का सिस्टम तो दे सकता हूँ, पर याद रखना ये कोई मेहरबानी नहीं है। हिबिकी को अब समझ आने लगता है कि ये दुनिया कैसी है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर ताकत की एक कीमत चुकानी पड़ती है और हर फैसले का एक अंजाम होता है, जहाँ देवता भी इंसानों की किस्मत से खेलते हैं। तभी उस मुलाकात का बुरा असर दिखने लगता है। हिबिकी का ट्यूटोरियल सिस्टम खराब होने लगता है और वो स्टेबिलिटी जो उसे मिल रही थी पल भर में गायब हो जाती है। जानने से पहले डीमन गॉड एक आखिरी दुश्मनी वाला संदेश छोड़ जाता है कि वो हिबिकी को कभी माफ नहीं करेगा। वार्निंग, यूनिक एबिलिटी के आए बसेज और ट्यूटोरियल ऑफलाइन जा रहे हैं।
सपोर्ट खत्म हो रही है। फेट का कंट्रोल अब पूरी तरह से रुक चुका था। भले ही हिबिकी को हर बात का गहरा मतलब समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इस सिचुएशन की गंभीरता का एहसास तुरंत हो गया था। इसका साफ मतलब था कि उसने अपना सबसे बड़ा सपोर्ट खो दिया है। फिर भी वो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है बिना किसी डिवाइन मदद के। अब ये साफ हो चुका था कि उसे आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होगा, जहां हर फैसला उसका अपना होगा और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं बचेगा। हिबिकी हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो एक ग्रीन वर्क को एक्टिवेट करता है, उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट होती है जो पूरे माहौल को रोशन कर देती है। सारी एनर्जी एक पॉइंट पर इकट्ठा होने लगती है और उस रोशनी के बीच से एक छोटा सा जीव निकल कर आता है। हेलो, कैसे हो तुम? तुम कौन हो और यहाँ अचानक कैसे आए? वो जीव बड़े ही आराम से जवाब देता है कि उसका नाम बेनी है और उसे डीमन किंग ने लिलियन के मैजिक को कंट्रोल करने में मदद के लिए भेजा है। ये सुनकर हिबिकी का शक कम नहीं होता, पर ध्यान से देखने पर उसे बेनी में कोई दुश्मनी या खतरा नजर नहीं आता। फिर भी वो पूरी तरह से अपनी हिफाजत कम नहीं करता, क्योंकि इस दुनिया में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना एक मौत को दावत देने जैसा था। मैं कोई आम जीव नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अपना ग्रीन बुआ हूँ, जिसे एक पावरफुल स्टेलर बीस्ट के रूप में तुम्हारी मदद के लिए बनाया गया है। ये बात सुनने में अजीब और थोड़ी बिजार लग रही थी, पर इस दुनिया के जादुई कायदे के हिसाब से इसमें लॉजिक था। हिबिकी कुछ पल सोचता है और आखिरकार उसकी मदद लेने के लिए राजी हो जाता है। पुराने ट्यूटोरियल के बिना उसके पास ज्यादा रास्ते भी नहीं बचे थे। अब से उससे अपनी ताकत को खुद ही संभालना सीखना होगा बिना किसी डायरेक्ट गाइडेंस के। आगे का रास्ता अब पहले से ज्यादा मुश्किल और अनजान हो गया था। दूसरी तरफ माहौल बिल्कुल बदल जाता है, जहाँ कुछ लड़कियां एक हॉट स्प्रिंग यानी गर्म पानी के झरने में सुकून के पल बिता रही थी। चारों तरफ गर्म पानी की भाप ने एक रिलैक्सिंग माहौल बना दिया था, जो उन भयानक घटनाओं से बिल्कुल अलग था जिनका उन अब तक सामना कर रही थी। नहाते वक्त उनमें से एक लड़की कैजुअल तरीके से पानी की तारीफ करती है। हाँ, ये पानी कितना सुकून देने वाला है ना? धीरे धीरे बातें थोड़ी पर्सनल होने लगती है। इस मजे मजाक में एक लड़की दूसरी की मदद करने का सुझाव देती है और नजदीकी बढ़ाने के लिए उसकी पीठ साफ करने की पेशकश करती है, मगर सामने से जैसा रिएक्शन उम्मीद था वैसा नहीं आता। दूसरी लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है और कहती थी वो अपने ख्याल खुद ही रख लेगी।